Assalamu alaikum. Welcome to this time's drama meter. Let's talk about all the dramas that we watched this past week. इंट्रो में ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करते, बहुत सारे ड्रामे हैं जो हम सब देख रहे हैं. तो चलें, let's get started with the reviews and do comment. Do let me know if you agree or disagree. केस नंबर 9 एपिसोड 21 और 22 की बात करते हैं. जो मुझे सबसे मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल लगा इन एपिसोड्स में वो था ये दिखाना कि किस तरह सोशल मीडिया यूज़ होता है. अदालत के बाहर एक और अदालत है जो आवाम की अदालत है, जिस वक्त सोशल मीडिया पे अपना सपोर्ट और अपना डिस्गस्ट दिखाती है. हमने बहुत बार रियल लाइफ केसेस में भी देखा है, बहुत बार देखा है कि सोशल मीडिया कैंपेन से सोशल मीडिया बॉयकॉट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि पूरे अवाम के सेंटिमेंट्स चेंज हो जाते हैं. और यही नज़र आया है. तो कामरान पैनिक कर रहा है. अब वो जज साहब ने भी कह दिया एक पॉइंट पे बुखारी साहब को कि आप क्यों समझ रहे हैं आपका क्लाइंट बरी हो जाएगा. सर्वेंट्स की जो वो हैं विटनेस स्टैंड में जो उनके जो हाउस हेल्प ने कहा उसमें भी बहुत सी डिस्क्रेपेंसीज़ हैं. बीनिश ने मुख्तलिफ इख्तलाफात ढूंढे उनकी बातों में. फिर अब रोहित को बुलाना चाह रहे हैं वो कोर्ट में, और कामरान को बहुत लग रहा है कि 30-70 चांस है कि रोहित उनका साथ ले, जिसमें 30% उनका चांस है कि कामरान का साथ दे और 70% चांस है कि वो सहर का साथ ले. तो कामरान पैनिक कर रहा है. बीवी भी छोड़ के चली गई है. इस पॉइंट पे ही टेल्स हिज स्टाफ कि आप सहर के नाम को गाली बना दें सोशल मीडिया कैंपेन पे. तो ये एक आई ओपनर है. वैसे तो ये बात हमें पता है, ये बात हमें पता है कि सोशल मीडिया आजकल एक टूल की तरह यूज़ होता है, और जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता. बहुत बार पेड कैंपेन्स होती हैं, ट्विटर ट्रेंड्स ख़रीदे जाते हैं, और लगता है कि जैसे सब एक तरफ हो गए, लेकिन असल में वो सब एक पेड कैंपेन चल रही होती है. तो वैसे तो हमें ये सब पता है, लेकिन जब टीवी पे इतनी क्लैरिटी के साथ इस चीज़ को दिखाया जाता है तो बहुत अवेयरनेस क्रिएट होती है. तो ये हुई. लेकिन जब सहर ने वीडियो बनाई तो वो ऑर्गेनिकली ट्रेंड करी, उसको ऑर्गेनिकली सपोर्ट मिला उसके सच को. और जो सहर कहती है वीडियो में, आई फाउंड दैट टू बी एन एक्सट्रीमली वेल रिटन स्पीच, और बहुत ही इम्पैक्टफुल थी. थोड़ा दिल को लगने वाले अल्फाज थे. जैसे कि हम हमेशा, वो ये कहती है कि बहुत बार आप मेरे साथ जो हादसा हुआ, ऐसे हादसा के बारे में आप अखबार में पढ़ते हैं, वो महज एक ख़बर होती है और फिर आप अगली ख़बर पे चले जाते हैं. मैंने नहीं सोचा था कि मैं भी एक दिन एक ख़बर बन जाऊंगी. और लोग क्या कहेंगे, इस जुमले ने हज़ारों रेप विक्टिम्स को इंसाफ से महरूम कर दिया है. ये सारी बातें, दे हिट हार्ड. ये बातें पहले भी मुख्तलिफ़ तरह से ड्रामे में कही गई, लेकिन सहर की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट थी. और फिर वो जो एक नैरेटिव में एक चीज़ आई कि मुख्तलिफ़ रियल इन्फ्लुएंसर्स को ऑन बोर्ड लिया गया. एक ट्वीट मैंने भी लिखी थी सहर के लिए. इट वाज दैट शहजाद रॉय, जिब्रान नासिर, अतीका ओडो, यू सो मैनी पीपल, बिलाल अब्बास खान, फ्रॉम पीपल हु आर रिकग्नाइज्ड फॉर द सोशल वर्क टू नोन एक्टर्स, डायरेक्टर्स, सम प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जर्नलिस्ट जो होते हैं वो भी. हम सब इस पे फेक ट्वीट्स कर रहे हैं और उससे कहानी में और ऑथेंटिसिटी आई. तो ये जो सोशल मीडिया का यूजेज था, आई लव दैट. इन केस नंबर 9 सबा कमर एक्सेलेंट. जब वो स्पीच देती हैं तो कहीं लगता ही नहीं है कि सबा है. सबा कमर को तो बस जो रोल दे दो उसमें वो ढल जाती हैं. एंड ये है कमाल केस नंबर 9 का कि द मेन लीड, द मेन स्टोरी बिलोंग्स टू सबा कमर, और वो मतलब शी इज़ द बैकबोन ऑफ दैट स्टोरी. जो सहर की कहानी है और कहीं भी अनबिलीवेबल नहीं होती. दूसरी तरफ बुखारी साहब पैनिक कर रहे हैं. ही इज़ एन अनएथिकल लॉयर, लेकिन वो भी क्या कुछ कर सकते हैं जो कुछ हो रहा है उसके आगे. इंस्पेक्टर शफीक का पार्ट बहुत मज़ेदार लगा. गौहर रशीद सो गुड एज द करप्ट पुलिस ऑफिसर. तो वो अब उनके सुपीरियर जो है उन्हें लग गया है कि शफीक मैं तुम पे नज़र रखूँगा, कितने पैसे लिए तुम्हें कामरान से. तब जो शफीक घबरा रहा है, पहले वो विलन था, डरा रहा था, धमका रहा था सहर को, अब वो घबरा रहा है और वो कह रहा है कामरान साहब बहुत बुरी खबर है. यहाँ कामरान घबरा रहा है, आंखें बड़ी बड़ी करके. गुस्सा भी है लेकिन एक डर है जो अब कामरान की शक्ल पे आपको नज़र आता जा रहा है. फैसल कुरैशी इन हिज एलिमेंट. तो बस केस नंबर 9 जो है बहुत रियलिस्टिकली कहानी लेके चल रहा है और कहानी फास्ट पेस्ड भी है. आई लाइक दैट. एंड अब नेक्स्ट मरहला आप देख चुके होंगे ये एपिसोड जब तक ये रिव्यू आएगा. अब नेक्स्ट मरहला टीवी चैनल्स पे है कि कामरान टॉक शो पे जा रहा है. यासिर हुसैन प्लेइंग स्लीजी जर्नलिस्ट जो जी TRPs के पीछे इस कंट्रोवर्सी को उठाना चाह रहे हैं और टीवी पे लेके आना चाह रहे हैं. पहले सहर को बुलाया, सहर ने मना कर दिया, तो अब कामरान को बुला रहे हैं. तो अब कहानी उस तरफ गई कि टीवी को भी, टॉक शोज़ को भी ख़रीदा जा सकता है. TRP की खातिर टॉक शोज़ भी बहुत बार झूठ का साथ दे सकते हैं.
और सोच नहीं सकते, ये सोचते ही नहीं है कि सच क्या है और झूठ क्या है, बस रेटिंग्स के पीछे भागते हैं। अ लॉट ऑफ कमेंट्रीज देयर इन केस नंबर 9, अ लॉट ऑफ रियलिटीज़ देयर, एक्सट्रीमली वेल रिटन। क्या स्क्रिप्ट है शाहज़ेब खानज़ादा की, एंड देन ऑफ कोर्स द होल नैरेटिव इज़ वंडरफुल, 5 आउट ऑफ 5। शरपसंद एपिसोड 17 और 18, और एपिसोड 18 में एक ऐसा सीन जो आप भूल नहीं पाते जब आप देखते हैं और आपके रोंगटे खड़े होते हैं, वो थक के जब वो शहजाद रज़ा हु प्लेस इसहाक चाचा वो आते हैं फ़रासत अली के पास। तो फ़रासत अली ने फ़्रॉड किया था और उनको ज़मीन बेच दी थी इलीगली, और अब उनकी बीवी का इंतकाल हो गया, जिनकी खातिर, जिस इलाज की खातिर वो ज़मीन बेचना चाहते थे। वो जो परफॉर्मेंस है वो इतनी चार्ज्ड है। अम, जो शहजाद रज़ा हैं उनकी बॉडी बिल्कुल टेंस है, आँखें कुछ, आँखों में से आंसू निकल रहे हैं, बड़ी बड़ी आँखें, गुस्सा है और गम है, और बिल्कुल जैसे बॉडी गम में जकड़ी हुई है, ऐसी फीलिंग आती है। और फिर जो वर्ड्स हैं और कितनी, क्या वो जो लफ्ज़ हैं इतने वेल रिटन हैं। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बख्श नहीं रहा, और तुम्हारा और मेरा सामने रोज़े महशर पे होगा, तब मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ूंगा, तुम्हारा और मेरा हिसाब वहाँ होगा, और ये ले लो तुम ये प्रॉपर्टी, किसी और को बेचो और पैसे कमाओ। और इतने ऐसे रोंगटे खड़े होते हैं कि मतलब फ़रासत अली विलन है, लेकिन आप सोचते हैं कि है तो एक मोहल्ले का ही आदमी जो मकारियाँ करता है, अपनी बिज़नेस में चीटिंग करता है, मोहल्ले में गॉसिप फैलाता है तो ये एक मोहल्ले का ही आदमी, एक घरेलू आदमी है। क्या इनको कुछ डर नहीं लगा? क्या इनको वहम नहीं आया कि मुझे ये बद्दुआ लग जाएगी? मुझे लगता है आता है, क्योंकि यू फील दैट फ़रासत अली जब वापस आते हैं तो कुछ बौखलाए हुए होते हैं, थोड़े डरे हुए होते हैं जब वो नाश्ते के टेबल पे आते हैं, घबराए हुए हैं। एंड कुछ देर के लिए उनका जो वो कॉन्फिडेंस है और जो वो कहते रहते हैं अल्लाह ने तो मुझे ऐसे ही बनाया, अल्लाह अकबर, हर वक्त अल्लाह के नाम लेते रहते हैं, और फिर कोई गलत काम करते हैं, कोई गॉसिप फैलाते हैं, किसी की गीबत करते हैं, किसी के बारे में झूठा इल्ज़ाम फैलाते हैं। तो कुछ देर तक आपको लगता है कि वो रुक गया और वो डर गए, सहम गए, जो उस आदमी ने उनके घर पे बाहर आके रोते रोते कहा। ओह, इट वॉज व्हाट अ सीन, एंड वेरी वेल डायरेक्टेड, वेरी वेल रिटन, वेरी वेल परफॉर्म्ड। मुझे एक चीज़ में नज़र आई कि एहसन तालिश ने दिखाया ये सीन, ये इतना चार्ज था कि आप बस रुक कर बस देख रहे थे इसे। तो उन्होंने ये सीन इतना अच्छा नरेट किया, और पीछे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जहाँ दुनिया में इतना दुख है, वहाँ साथ साथ दुनिया में जो बाकी लोग अपने कामों से, अपने खेल कूद से जो चलते आ रहे हैं, मोहल्ले में उस वक्त बच्चों का क्रिकेट खेलने का वक्त है, वो अलग चल रहा है। इवन दैट कॉन्ट्रास्ट आई फाउंड इट वेरी इम्पैक्टफुल, एंड बहुत, शहजाद रज़ा, नुमान एजाज तो एक्सेप्शनल एक्टर हैं, शहजाद रज़ा भी एक्सेप्शनल, व्हाट अ परफॉर्मेंस, रोंगटे खड़े हो गए। एंड फिर लेकिन ज़ाहिर है वो वापस आते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे, तो फ़रासत की जो माँ है वो बात कहती है जो हम सब सोच भी रहे होते हैं कि वो आदमी दुख में है, उसे तुम्हारी आह ना लग जाए, और जो दुख में होता है उसकी अगर बद्दुआ होती है तो वो अर्श तक पहुँचती है, अल्लाह तक पहुँचती है। तो वो बात कहती हैं जो हम इसमें यकीन भी करते हैं, और शायद फ़रासत अली भी यही हिल गए हैं, आई होप हिल गए हों, कि इतना जुल्म किया एक आदमी से कि उसकी बद्दुआ ना लग जाए। लेकिन ऑफ कोर्स रूबी तो अपने मियाँ का साथ देती है। यहाँ पे रूबी का यहाँ वो कहती हैं कि उसकी बीवी को तो कैंसर था, कैंसर वालों ने भी कहाँ बचना होता, 2 साल में उसने मर जाना था। तो वो इतना अपने मियाँ का साथ देती हैं कि इस वक्त भी उन्हें रहम नहीं आता, उन्हें कोई तरस नहीं आता। वो यही कहती हैं कि फ़रासत जी आप परेशान हो, आप परेशान ना हो। चलें, और उससे पहले ऑफ कोर्स हमारे पास पूरा हफ्सा, हमाद, ईमान का ट्रैक चल रहा था। तो वहाँ भी ईमान जो है, जो वॉइस नोट्स भेजती है हमाद को, जिस पे वो डिसाइड करता है कि वाकई मैंने सही फ़ैसला किया इस लड़की से अपनी रिलेशनशिप ख़त्म करके और हफ्सा के साथ मंगनी करके। वो कहती है उस बुढ़िया को तो मैं जहर पिला देती, सो ईविल दिस गर्ल। तो ज़ाहिर है वो फ़ौरन ही उससे ऑफ हो जाता है, ही गोज़ टू हफ्सा एंड ही सेज़ कि मैंने सही डिसीजन लिया तुम्हारे साथ रह के। अच्छा, जब ईमान रोती है तब वो उससे चुप करा रहे हैं। सारे सीन्स में, छोटे छोटे सीन्स में भी कहीं भी नुमान एजाज फ़रासत अली की बॉडी लैंग्वेज नहीं बोलते। आँखें आहिस्ता आहिस्ता झपक रहे हैं, थोड़ा झुक के चल रहे हैं, थोड़ी अजीब सी वॉक है, क्लमजी सी वॉक है, वो नहीं ख़त्म होती। तो इधर भी मैं यही नोट कर रही थी कि सीन है जिस पे आप ईमान को रोते हुए देख रहे हैं, लेकिन फ़रासत अली इज़ इन कैरेक्टर, द बॉडी लैंग्वेज इज़ ऑल देयर। वो कहते हैं कि क्या हुआ हफ्सा के पास क्या है, तुम्हारे पास अब्बू हैं। वाकई इनके पास अब्बू हैं जो इतना शर फैलाते हैं कि अभी हमें पता है कि हफ्सा की ज़िंदगी बेचारी की उल्टी होने वाली है, और वहाँ पे मेरे ख्याल से वली की एंट्री होगी, क्योंकि मैं नहीं मानती कि एहसन अफजल ख़ान ने रोल किया हो सिर्फ इसलिए कि वो सिंगापुर, कहाँ है सिंगापुर, न्यूजीलैंड पे कोई कॉलेज में पढ़ते हुए
हुए बस वली फ़ोन पे बात कर रहा है, ज़रूर भाई की रिटर्न होने वाली है। एंड कहानी जिस तरह जा रही है कि पहले हीरा मान की कैरेक्टर शाज़मेन ने बद्दुआएँ दी और दुआ की फरासत अली के ख़िलाफ़, और अब ये इसहाक़ चाचा ने कही, तो मेरे ख़्याल से कहानी उस तरफ जा रही है कि एक ट्विस्ट आएगा और फिर फरासत अली को अपनी पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल तो वो बाज़ नहीं आए। अब वो जो पूरा सीन है कि बेचारी वो जो है सनम, उसके घर पे दोनों मियाँ बीवी बाहर कुर्सियाँ रख के बैठ गए और ताक झांक कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। और वो कहते हैं कि फरासत अली कहते हैं रूबी से कि तैमूर आया अंदर, फिर डिलीवरी वाला आता है, फूड डिलीवरी आई है, तो रूबी को जो है उनको उनके मियाँ नहीं डिलीवरी कराते, वो कहते हैं फजूल खर्ची है। तो वो कहती है यह याशी चल रही है, ऐसी औरतें रहेंगी हमारे मोहल्ले में, यानी फ़ूड डिलीवरी कराने पे भी बड़े आराम से वो कह सकती हैं कि ऐसी अय्याश औरतें रहेंगी हमारे मोहल्ले में। तो नादिया अफ़गान को तो जो लाइनें दी हैं, वेरी सिली वुमन, जो किसी का अच्छा नहीं चाहती सिवाय अपने मियाँ के। लेकिन जो लाइन्स हैं उन पे आपको वैसे तो गुस्सा आना चाहिए कि वो क्रूल लाइन्स हैं, वो बहुत वो है फीलिंगलेस हैं, सिर्फ अपने मियाँ की फ़िक्र है, अपनी फ़िक्र है, और दुनिया में सब तकलीफ़ में रहे, कोई फ़िक्र नहीं है। लेकिन वो ऐसी बेवकूफ़ी की बात होती है कि आपको हंसी आने लगती है। और आपके जो गले पकड़ रहे हैं, क़यामत के दिन उनकी उंगलियां टूटेंगी, ये भी एक पॉइंट पे उन्होंने कहा था। तो फिर उस पर फरासत अली कहते हैं कि हाँ, उसने बनाया ही मुझे ऐसा है। तो फ़िदा और सनम का पार्ट भी चल रहा है, वेयर फाइनली यू सी के सनम कहती है कि मैं थक गई तुम्हारा वेट करते करते, और अब मैं भी तुम्हें छोड़ दूँगी, मैं भी तंग आ जाऊँगी, मैं तुमसे मिन्नत करना छोड़ दूँगी कि तुम वापस आओ, मैं भी तुम्हें छोड़ दूँगी। हरीम फ़ारूक एक्सट्रीमली नेचुरल इन दिस रोल, एंड हार गई है, थक गई है, रो रो के भी थक गई है, अकेले घर में रह रही है और उसके मियाँ को फ़िक्र नहीं है, वो अपने दुख में है। तो द वे शी सेज इट ऑल, और जितनी वो सैड है, अपनी फ्रेंड्स को भी बताते हुए जितना सैड है, इट्स वेरी बिलीवेबल। सो ग्रेट गोइंग। शरपसंद की कहानी बहुत अच्छे पॉइंट पे है, एपिसोड 18 पे हैं हम बिल्कुल मिडल ऑफ द स्टोरी लाइन के हैं आई अज्यूम, और मुख्तलिफ ट्रैक्स हैं, सब के बारे में आप बहुत सोचते हैं, और इनक्रेडिबल narrative. I love the performances and the way it's directed, the way the story is told. I enjoy every minute and I wait for it every week. 5 out of 5. Jama Taksim episode 25 and 26. जमा तकसीम कंटिन्यूज़ टू बी एक्सेलेंट, बट आई हैव टू से हियर कि अब मेरा दिल कर रहा है कि ड्रामा अपने इख्तिताम की तरफ जाए। ये इसलिए क्योंकि इस ड्रामे ने बिल्कुल हमें बहुत सोचने पे मजबूर किया है, बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट किए, लेकिन अब वो जो अच्छी अच्छी बातें सब करे जा रहे हैं वो रिपीटेटिव होने लगी हैं। अब जब कैस और लैला बैठते हैं, जैसे कि कोई सीन होता है कि कैस और लैला अपने कमरे में बैठे हुए हैं या सोफे पे अकेले बैठे हुए हैं, मुझे पता होता है कि कोई अच्छी सबक आमोज़ बात होगी, तो बस हो गई, बहुत अच्छी इम्पैक्टफुल बातें हो गई। अब बस थोड़ा रिपीटेटिव हो रहा है, जैसे कि मुझे पता था कि कैस लैला बैठे, अच्छा लैला इज़ प्रेग्नेंट, तो जी कैस कहता है कि फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इमोशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं मदरहुड की, तुम्हारा करियर होल्ड पे होगा। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मेरे पाँव के नीचे जन्नत होगी, पॉइंट। उसके बाद एक और जगह पे वो कहती है, लैला की माँ कहती है तुम्हारा करियर होल्ड पे हो जाएगा, तो लैला कहती है कि मैं अब सक्सेसफुल वाइफ भी होंगी, माँ भी होंगी और करियर वुमन भी होंगी, मेरी तो प्रमोशन हो गई, पॉइंट। और उसके बाद कैस की माँ जो है वो बाप से कह रही हैं कि मैंने लैला को गलत समझा, लैला की तो माँ बाप ने बहुत अच्छी तरबियत की है, मैं उसकी मॉडर्निटी, उसके पहनावे को देख के समझती थी कि ऐसी लड़की जो है वो तो हमसे बदतमीज़ी करेगी या बिल्कुल हमारी कदर नहीं करेगी, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बच्ची है। अगेन पॉइंट ये है कि भाई लोगों को उनकी शक्ल सूरत से ना जज करो, गेट टू नो देम, शायद वो असल में दिल के बहुत अच्छे हों, शायद वो अच्छे लोग हों। बिल्कुल सब सही है, बस हो गई काफ़ी अच्छी बातें हो गई। फिर जो लैला की माँ और कैस की माँ की आपस की में बातें होती हैं, उसमें भी कहीं कहीं जैसे वो सास कह रही है तुम खाओ, माँ कह रही है कम खाओ, खा के भैंस बन जाओगी, बॉडी शेमिंग, ये वो जोक्स भी हुए, ठीक है सब, बट वी हैव बिन सीइंग देम दिस क्वाइट अ लॉट। वन पार्ट दैट आई रियली लव्ड, बल्कि वन पार्ट नहीं, वन जर्नी दैट आई रियली लव्ड इज़ हाउ कैस के माँ बाप जो बिल्कुल मुख्तलिफ और लैला के माँ बाप जो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, वो अब एक साथ होते हैं। कैसे उनकी आपस में कुछ क्लैशेस तो होते हैं, स्पेशली माँओं के तो क्लैशेस होते हैं, लेकिन अब उनकी दोस्ती भी हो गई है। तो जब वो जाती है, लैला की माँ ज़ुबिया जा रही हैं वापस अपने घर, तो शाहिदा जो है वो उन्हें
अपने हाथ से निट हुआ हुआ स्कार्फ देती हैं, विच इज़ वेरी स्वीट। एंड वो कहती हैं कि मैं अपनी छोटी बहन को ये दे रही हूँ। दैट वॉज सो स्वीट, यू नो। दो इतने मुख्तलिफ सेट्स ऑफ पेरेंट्स, और अब वो एक दूसरे को समझ गए हैं और एक दूसरे की अच्छाई को मानने लगे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है वाकई के, हमें एक दूसरे को फ़ौरन ही जज नहीं करना। इंसान अच्छे होते हैं। इंसान लैला की माँ ने भी शुरू से जाहिल समझ लिया था कैस के माँ बाप को। कैस के माँ बाप समझते थे कि बहुत मॉडर्न लोग हैं और इनकी मॉडर्निटी, इनकी एजुकेशन का एक ये हिस्सा है कि ये बदतमीज़ी को अपना राइट समझते हैं, समझते बदतमीज़ी करना ठीक है। तो ये जो दोनों के एक दूसरे की तरफ कॉन्सेप्ट्स थे वो अब सॉर्ट हो रहे हैं। एंड आई हैव लव दिस जर्नी। ये बहुत अच्छी तरह, बहुत स्मूथली सरबत नज़ीर लेके चलिए कि क्लैशेस होते 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 अंडरस्टैंडिंग हो गई। एक मुश्किल मोड़ आ रहा है कि कैस जो था उसे वो एक लड़की से अफेयर करने का जो उस पे इल्ज़ाम लगाया गया था उसके बहनोई ने, फिर लैला ने उस पर यकीन कर लिया। अब कैस उसके साथ जा रहे हैं ड्राइव पर, और जब तक आप ये रिव्यू देखेंगे तब तक अगली किस्त और अगला मरहला शुरू हो गया होगा। मोस्ट प्रॉबेबली कैस को कोई देख लेगा गाड़ी में, उस लड़की के साथ कोई मसला होगा। ऑब्वियसली वी नो दिस विल हैपन। तो वो एक मरहला आ रहा है। बट आई एम होपिंग कि अब ड्रामा कंक्लूजन की तरफ जाने लगे। वेरी गुड कॉन्वर्सेशन बिटवीन शफ़क़ एंड ज़ीशान जो शुरू में ही हुई एपिसोड 25 के। जो हम कहना चाहते हैं ज़ीशान को, उसकी बहन ने कहा कि जो आपने सिद्रा के साथ किया मेरा बस में होता, मैं आपसे हर रिश्ता ख़त्म कर देती। और फिर उसके मुंह पे बंद कर देती है दरवाज़ा। ये भी कहती है कि मुझे नहीं शादी करनी फैसल से, लेकिन आपकी बात में अब कोई ज़ोर ही नहीं रहा क्योंकि आपकी कोई इज्जत ही नहीं है। एंड वो पढ़ना चाहती है, बच्ची वो एक्चुअली पढ़ना चाहती है, लेकिन माँ जो है निगहत है, वो समझती है कि शादी ही सोल्यूशन है। दूसरी तरफ वी हैव राशिदा हु वांट्स टू मैरी सिद्रा ऑफ टू एजाज, जो उनके बहन का बेटा है। तो अब एजाज जो है वो पढ़ा लिखा कम है और फाइनेंशियली भी कम है हमीद की फ़ैमिली से, लेकिन रास्ता समझती है कि यही तरीका है जिससे वो नहीं, मजीद की फ़ैमिली से रास्ता समझती है कि यही तरीका है, इसी से दामाद काबू में रहेगा और मियाँ काबू में रहेगा और कोई सिद्रा को कमतर नहीं समझेगा। रास्ता जो है ये इधर अब एक जैसे सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है, जो औरतें इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में होती हैं, जो समझती हैं कि मियाँ हमसे कमतर होना चाहिए ताकि हमें कोई दबाए नहीं, हमारी स्टैंडिंग हो, ये समझती है। उसे मासियाँ जो बात कर रही थी सिद्रा के बारे में वो याद आती है, सोचती कि नहीं मेरी बेटी का किसी को पता चल गया, किसी शान ने उसके साथ ये किया है तो वो कहीं की नहीं रहेगी। तो रास्ता एक्चुअली रिप्रेजेंट्स a lot of women in society, a lot of the way people think in society. And सिद्रा कहती भी है कि मैं क्या शादी करनी ज़रूरी है, मुझे कोई लड़का पसंद नहीं है, मैं लड़कियां अपनी हिफाजत खुद भी कर सकती हैं। वो लड़की बहुत डरी हुई है, उसे बहुत ट्रॉमा है, इसके बावजूद उसकी माँ उसे एजाज की तरफ पुश कर रही है। ये देखते हैं क्या होता है। लेकिन वन पार्ट दैट आई रियली लाइक्ड वाज जब सिद्रा याद करती है कि लैला चाची ने उससे कहा था कि कभी कभी अपने लिए खुद आवाज़ उठानी पड़ती है। और जमा तकसीम जितना इंटेलिजेंट ड्रामा है, आई थिंक ये आएगा वक्त और हम तब क्लैप करेंगे और बहुत खुश होंगे जब सिद्रा अपने लिए खुद आवाज़ उठाएगी। अच्छा, अब निगहत और हमीद का घर। एक तो सारे घरों में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन चल रही है। तो अब उधर हमीद ने पैसे खा लिया, वो नादिर आया है, पहले ऑफिस में तोड़ फोड़ की, फिर घर में आके बहनों का गिरबान पकड़ लिया, दोनों में एक दूसरे को धक्के दिए, और अब हमीद ने कह दिया कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तो ये भी एक अजीब टर्निंग पॉइंट है। विल शी वॉक आउट ऑफ दिस मैरिज, या फिर बात रिजॉल्व होगी, एक बात क्लियर होगी। आदमियों के दिमाग में इस ड्रामे के थ्रू ठूसा जाएगा कि तलाक कोई तरीका नहीं है, तलाक की धमकी इंतहाई घटिया हरकत है। सो एनीवे द सो मच इन जमा तकसीम दैट्स गोइंग ऑन एज ऑलवेज। बहुत अच्छा ड्रामा है, लेकिन अब थोड़े से सबक ज़्यादा हो रहे हैं, थोड़े सबक प्रिडिक्टेबल भी हो रहे हैं, और अब कहानी को अपने इख्तिताम के तरफ जाने की ज़रूरत है। आई हैव टू से द थ्रू आउट कास्ट तो बहुत ही अच्छी है। मुझे जो कुछ किरदारों की केमिस्ट्री साथ जो बहुत अच्छी लगती है वो भी औराना ज़फ़र ताज़ीन हुसैन की है। आई लव हाउ दे क्लिक टुगेदर, एंड ऑल्सो मावरा हुसैन एंड तलहा जहूर आर एक्टिंग सो वेल टुगेदर। दे मेक सच अ स्वीट कपल, सच अ स्वीट। वो जो एक न्यूली मैरिड कपल है जो ज़िंदगी को नेविगेट कर रहा है, दे लुक सो गुड टुगेदर, दे आर बोथ वेरी गुड परफॉर्मर्स एंड दे डूइंग दिस सो वेल डन टू जमा तकसीम। लेट्स सी वेयर इट गोज़ नेक्स्ट। 4 out of 5। सावल यारपिया एपिसोड 25 एंड 26। और ये देख के मुझे लगा कि जो राइटर हैं हाशिम नदीम, वो सोच रहे हैं कि मैं अब क्या करूँ, मैं क्या करूँ इस कहानी का, क्योंकि ऐसे ऐसे मोड़ आ रहे हैं इस कहानी में कि आप कहते हैं कि व्हाट, वाई, हाउ। जैसे कि ओके, तो सावल आपका गुंडा है, ठीक है, वो है तो अच्छा आदमी, ठीक है, ही लव्स पिया, ठीक भी होता जा रहा है, गलत कामों से भी दूर हो रहा है, मूसा के भी ख़िलाफ़ खड़ा हो गया है। बट द थिंग इज़ वो है तो उसका एक
अड्डा है जहाँ अजीब लाइक गुंडे टाइप लड़के कैरम खेल रहे हैं और सावल बैठा हुआ है वहाँ, सिगरेट बहुत पीता है, ये उसकी बुरी आदत है, चाय बहुत पीता है, कलरफुल कपड़े, सन ग्लासेस पहना हुआ, ही इज़ सपोज टू बी डेंजरस, ठीक है। बैठे हुए हैं सावल अपने गुंडे में, अपने उसमें अड्डे में, और वो क्या बात करते हैं, मोहब्बत की जड़ों की बात करते हैं। ये कहते हैं टीपू से, पिया जी की आंखों में मैंने ये देखा, ये देखा। आई मीन क्या है ये, हर एपिसोड में एटलीस्ट 1 से 2 बार सावल प्यार पे कोई फ़लसफ़ा करता है। नो, यू नो दिस इज़ सो आउट ऑफ कैरेक्टर, ऑल्सो इट्स सो रिपेटिटिव। मीन ठीक है, सही है, ही इज़ अ बैड बॉय बट ही इज़ ऑल्सो अ लवर, वी गेट दैट, बट प्लीज़ वी नीड टू, आई मीन इट गेट्स वेरी अनोइंग। अब ठीक है, शुरू में बहुत अच्छा था, एक तो अहमद अली अकबर का, तो मुझे ये जो सावल के लिए जो उन्होंने एक्सेंट बनाया वो ही देखने में इतना मज़ा आता था और सुनने में, बट अब हो गया बहुत अच्छा। फिर अब ये पिया क्या चाहती है, पिया चाहती है जो उसकी माँ का इंतकाल हो गया जब उसका बाप जुआ खेल रहा था, उसके लिए इंतकाम, ठीक है, और उस बच्ची के लिए यानी ख़ुद के लिए जिसे बाप ने जुए में ऐसे लगा दिया एक चीज़ समझकर, उसके लिए इंतकाम, और जो उसकी स्टेप मदर है जिसको फिर बाप ने बच्चा नहीं होने दिया, उसके लिए इंतकाम। वो इंतकाम चाहती है, उसे पता नहीं है कैसे। बहुत टाइम तक आपको लगता है कि ये क्या चाहती है, क्या चाहती है। अच्छा, मूसा विलन है, बट मूसा से किस तरह इंतकाम लेना चाहती है। इवेंचुअली एपिसोड 26 में पिया अपने बाप को एक बात कहती हैं कि आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और कंप्लेंट करनी होगी, एफआईआर होगी इस बात पर, वो जो उस वक्त हुआ था, वो जो जुए का गेम था जिसके बेसिस पे मेरी माँ की दवाइयों के जो पैसे थे वो आपने हार दिए और मेरी माँ की डेथ हो गई। This happened like years ago and it happened in another city. It sounds really stupid. और पिया तो बड़ी पढ़ी लिखी, हाई IQ, हाई GPA लड़की है, वो लेकिन चाहती है कि उनके बाप पुलिस स्टेशन जाएं और इस बात का एतराफ़ करें और ख़ुद के भी जुर्म की को एडमिट करें और मूसा के भी ख़िलाफ़ एक्शन लें। इट डज़ नॉट मेक सेंस, इट डज़ नॉट, आई मीन श्योर, या कोई लड़की शायद हो सकती है इतने पेन में कि वो ऐसी अजीबो गरीब डिमांड करे अपने बाप से, बट इट डज़ नॉट मेक सेंस। इट इज़ अ वेरी वीक पार्ट ऑफ द स्टोरी लाइन, एंड अपेरेंटली यही तो एक ट्विस्ट है कहानी में जिसकी वजह से अल्लाह यार अब पिया से दूर हो गया है कि तुम मेरे बाबा को इससे दूर रखो। मेरे बाबा कहते हैं तुम्हारे अबू कहानियाँ बना रहे हैं क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहते तुम्हारी, इसीलिए कोर्ट मैरिज कह रहे हैं। वो मान ही नहीं रहा कि उसका बाप बुरा है, और मेरे बाप के ख़िलाफ़ कोई लीगल कंप्लेंट ना करना, मेरी फैमिली से दूर रहो, ये मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है आखिरी। तो इसी के बेसिस पर, इसी एफआईआर की सिली डिमांड के पीछे ही तो अलायार और पिया अलग अलग हो रहे हैं, बट इट्स वीक, इट इज़ सो वीक। अच्छा, और भी बातें, पिया के जो दोस्त हैं, पहले वो उसे अलायार के बारे में टीज़ करती रहती थी, अब वो आई है पिया को लेने, कॉलेज जाना है तो सावल आता है, कहता है कि आपकी तो बस छूट गई, मैं आप लोगों के साथ जाऊंगा, ही सपोज टू प्रोटेक्ट देम। अब पिया ने कहा तुम हमें प्रोटेक्ट करोगे हमेशा के लिए मूसा से, तो सावल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी गाड़ी ले आए। तो पिया की जो दोस्त है वो कहती है कि सावल की आंखें कुछ और कह रही हैं। ये दोस्त जो है ये आंखों में लोगों के प्यार पढ़ लेती है। क्या, कैसे डायलॉग्स, क्यों, ये हाशिम नदीम कैसे लिख सकते हैं, एंड अदर थिंग्स। अब मूसा का जो असलम से बदला लेने का तरीका है, मूसा जो बहुत डेंजरस आदमी है, जो बहुत पावरफुल है, उसका असलम से बदला लेने का तरीका ये है कि वो अपने बेटे को, जो लाडला बेटा है, इकलौता बेटा है, उसकी शादी पिया से करा दें, लेकिन कोर्ट मैरिज से असलम बहुत बेइज्जती फ़ील करेगा और इस तरह बदला मिल जाएगा मूसा को। मुझे तो ये समझ ही नहीं आया। ठीक है, कोर्ट मैरिज का मतलब है कि पिया घर से भाग के उसने शादी की, बट इसमें इतना क्या इंतकाम होगा। नेचुरली शी विल बी मैरिड टू अ बॉय हु लव्स हर एंड शी लव्स हिम बैक, तो इसमें इवेंचुअली तो असलम खुशी हो जाएगा। इसमें इंतकाम कैसे शामिल होता है? अगेन वेरी वीक। ये जो छोटे छोटे स्टोरी के पार्ट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो कहानी को जोड़ते हैं, ये पार्ट्स भी क्या, हाँ परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, हाँ पिया और सावल की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है। आई फील दैट दिस ड्रामा इज़ अनफेयर टू फिरोज़ खान। ही इज़ जस्ट प्लेइंग द यंग मॉडर्न कॉलेज बॉय जो कहता है बाबा आप क्या क्रिमिनल हो, बाबा आपका नाम मूसा है क्या, बस ऐसे सीन्स दिए हुए हैं। और एक बहुत ही लेम सा दोस्त दिया हुआ है अलायार को, जाके कहता है कि ब्रो क्या हो गया इतने दिनों से, बस। तो यू नो ये बट या सो आई वॉज गोइंग बैक टू द फैक्ट कि परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। आई लव दुर्रफ़िशान सलीम एंड अहमद अली अकबर्स scenes together. They are great, they are so beautiful and the chemistry is really good. दोनों actors बहुत अच्छे हैं, but कहानी में they are gaping holes and I mean actors भी कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से डायरेक्टर भी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कहानी उसे believable करें, but really it falls weak.
वी गेट सपोजली फील गुड मोमेंट्स के वो जो है पिया और उसकी दोस्त जो है वो सावल की गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी जूम कर रही है और वो दोनों एक साथ बड़े खूबसूरत लग रहे हैं. बट अगेन दस नो पॉइंट टू ऑल ऑफ दिस. मैं नहीं समझती थी कि सावल यार पिया की स्टोरी कभी इतनी वीक हो जाएगी कि जो मेन ट्विस्ट्स हैं जिनकी वजह से कहानी आगे बढ़ेगी वो इतने वीक हो जाएंगे कि आप कहेंगे व्हाट इज़ हैपनिंग. सो आई एम डिसअपॉइंटेड कि कहानी इतनी वीक हो गई. 2 out of 5. Neeli Koti, episode 1 and 2. I have had a lot of high expectations from Neeli Koti. एक तो साइमा अकरम चौधरी की स्क्रिप्ट है. आई लव साइमा अकरम चौधरीज वर्क. ऑल्सो आप एक्टर्स देखें कि इतनी अच्छी कास्ट है, आप यही सोचते हैं कि ये एक्टर्स इन्होंने कुछ सोच समझ के ये ड्रामा साइन ऑन किया है. आई मीन यू गॉट तलहा चहूर एंड अनमोल बलोच in lead roles, and Anmol का last drama इक़्तिदार था which was a super hit. So I'm sure she signed on to this after thinking something. Talha Chahur is somebody who's always been very careful with his career. तो उन्हें ज़ाहिर है कुछ कहानी में दम नज़र आया, कुछ बहुत स्पेशल नज़र आया, उसी की वजह से वो इस तरफ आया. पर ensemble कास्ट इतनी बड़ी और इतनी एक्सेप्शनल है. तो हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम नीली कोठी. पहले 2 एपिसोड तो मुझे अच्छे नहीं लगे, लेकिन हाँ मुझे लगता है कहानी आगे अच्छी हो जाएगी. कभी कभी लाइट हार्टेड ह्यूमरस स्टोरी में शुरू के एपिसोड्स आपको कुछ ओवरडन लगते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे स्टोरी इवॉल्व होती है तो कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं एंड देन यू स्टार्ट लविंग इट. आई थिंक दैट्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू नीली कोठी. आई हैव अ फीलिंग कि इवेंचुअली आई एम गोइंग टू एन्जॉय इट. बट पहले 2 एपिसोड्स में मुझे हर चीज़ ओवर द टॉप लगी और अननेसेसरी बहुत सी चीज़ें लगी. जैसे कि 2 बहनें सारा और ज़ारा, अनमोल बलोच और सबीना सैयद हैं, तो ये आपस में हर वक्त लड़ाई की तरह बोलती रहती हैं. हर वक्त लड़ती रहती हैं. अगर तुम पढ़ लिख लेती तो तुम बेहतर जॉब कर सकती थी, मुझे तुम्हारी तरह किताबों में रहने का शौक़ नहीं है. बार बार वो जो सारा है वो ज़ारा को यानी अनमोल बलोच को उसकी बहन कॉन्स्टेंटली कहती रहती है लैपटॉप बंद करो, अपनी फजूल लिखाई ख़त्म करो. क्यों? वाई आर दे कॉन्स्टेंटली फाइटिंग? वाई आर दिस? आई मीन श्योर दे कैन फाइट, बहनें आपस में लड़ती हैं, लेकिन इनकी सारी कॉन्वर्सेशन इतनी अनोइंग क्यों है? आई डोंट अंडरस्टैंड. एंड इसी तरह अनमोल बलोच का कैरेक्टर जो है वो जैद को इतना हेट क्यों करता है? क्या इसीलिए क्योंकि इनकी कॉलेज में राइवलरी है और ज़ारा फील करती है कि जैद को नेपोटिज़म की बिना पर ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है फैकल्टी से और इसलिए उसे उस पर गुस्सा आता है? आई थिंक दैट्स द केस. बट शी इज़ कॉन्स्टेंटली फाइटिंग विद हिम. चलें, आई स्टिल अंडरस्टैंड दैट क्योंकि एक लड़की है, ज़रूरतमंद है, ये आगे बढ़ना चाहती है और इसे लगता है कि नेपोटिज़म की बिना पे जैद बार बार इसको बीट कर देता है. तो आई स्टिल अंडरस्टैंड दैट. बट वो बहुत क्लियर नहीं होता कि क्यों उसे वो नापसंद है. आई नीडेड टू अंडरस्टैंड बेटर कि क्यों ज़ारा कहती है कि मैं मर सकती हूँ लेकिन इनकी सिफारिश पे जॉब नहीं कर सकती, ये जहाँ वो जॉब का मसला होता है जो बुटीक से उसे निकाला जाता है. तो मुझे नहीं समझ आता कि ये क्यों. अच्छा, एंड ज़ारा जो है वो अरेस्ट होती है बिकॉज़ एक चेक उसने दिया होता है वो बाउंस हो जाता है, तो उसके ख़िलाफ़ FIR हो जाती है और पुलिस उसे थाने लेके जाती है फॉर इन्वेस्टिगेशन. सो आई एक्चुअली गूगल दिस बिकॉज मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि बाउंस चेक पे भी क्या इतनी सिवियर क्राइम होता है कि पुलिस थाने लेके जा सकती है. बट अपेरेंटली ये हो सकता है. उसका कज़न कहता है शुक्र है लड़की के बना पर, लड़की होने की बना पर तुम्हें माफ़ कर दिया, नहीं तो पूरी रात जेल की चक्की पीस रही होती. रियली वॉज इट दैट सिवियर? एक इन्वेस्टिगेशन ही तो थी, क्या इतनी सिवियर थी कि वो पूरी रात जेल की चक्की पीसती? अगेन वेरी वीक. आई डोंट गेट इट. सारे मतलब बातें हैं, बैंटर है, सपोजिटली कि आप हंसें, आपको सब कुछ क्यूट लगे, लेकिन ज़्यादातर वो क्यूट नहीं लगता. अच्छा, ऑल्सो कैरेक्टराइजेशन, वन पार्ट दैट आई रियली डिड नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल वाज दैट कि अतीका उडो का जो कैरेक्टर जो जैद की माँ है और उस्मान पीज़ादा बाप है, राइट, एंड ये अडॉप्टेड है जैद. ये बात तो क्लियर है, हमें शुरू में ही पता चल गया. तो जैद की माँ को एक मैनेजर और एक कंपाइलर या को राइटर की ज़रूरत है. वो राइटिंग करती हैं और उन्हें चाहिए कोई एडिटर, मैनेजर की ज़रूरत है. तो उनके जो मैनेजर हैं वो कहीं गायब है, तो बाप बताते हैं कि उनको लिवर का कैंसर हो गया और वो अब नहीं आएंगे. इस खबर पे माँ तो कहती है अल्लाह खैर में. हाँ, जैद पे कैमरा आता है और वो हंस रहा होता है और फिर वो थोड़ी और देर बाद कहते हैं अब ये और डिप्रेस्ड हो जाएंगी, फिर से वो हंस रहा होता है. इज़ दैट द रिएक्शन टू गिव व्हेन यू टॉक अबाउट लिवर कैंसर? आई डोंट अंडरस्टैंड. मैं ये सोच रही थी कि शायद, मेरा ख्याल है, आगे की कहानी इतनी अच्छी होगी कि शुरू की कहानी पे ज़ोर नहीं है. देर जस्ट सेइंग वेट एंड सी, वेट एंड सी, क्योंकि ज़ाहिर हमें पता है कि अब ज़ारा जो है वो ज़रूरतमंद है. वो ये इश्तिहार देखेगी, नीली कोठी में एक उसे जॉब मिल जाएगी, उनकी एडिटर बनकर अतीका उडो के साथ काम करेगी, एंड दैट्स हाउ द रोमांस विल कम. दोनों क्लैश करेंगे, लड़ेंगे 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 और फिर
प्यार हो जाएगा। तो आई गेट दैट कि यही होगा, बट तब शायद बहुत अच्छी हो जाए कहानी। शायद शुरू पे ज़्यादा ज़ोर दिया नहीं, कहानी आगे की अच्छी है, मुझे लगता है कहानी आगे की अच्छी है। आई लाइक सीइंग साहिबा ऑन स्क्रीन, शी लुक्स ब्यूटीफुल। बड़े दिनों बाद आई तो बड़ा रिफ्रेशिंग लगा। सलीम मिराज हैं खालू सारा और ज़ारा के। जब सलीम मिराज स्क्रीन पे आते हैं आपको फ़ौरन कहानी पे ज़्यादा यकीन हो जाता है। दैट्स देयर। एंड generally the actors are performing well, it's just that the story, I have to say Anmol Baloch is looking so pretty. इक़्तिदार के बाद अब आई हैं टीवी पे, the hair, the looks, she is such a beautiful girl, and she's also, you know, she has that feel good feeling. She's I once said she's Pakistan's sweetheart. She really does have that feel good heroine vibe. So I like that. I like seeing Anmol on TV. she always leaves a good impression, and she always acts well. दूसरी तरफ Talha Chahur, I think he's going to make a great chocolate hero in Neeli Koti. I think they will all do great as long as the story does great. Right now, not too impressed. 2 out of 5. Biryani wraps up episode 34 and 35. I have to say, I can't believe that a Zafar Miraj script could be like this, that it wouldn't make sense. एक ड्रामा जो इतना एक्सपर्टली टोल्ड था शुरू में, जो इतना अच्छा था, जिसके कैरेक्टर्स इतने अच्छे थे, उनकी लफाजी, उनकी नोक झोंक, उनकी इंटरेक्शन सब इतने इंटरेस्टिंग थे, वो 34 और 35 तक पहुंचकर ऐसा हो सकता है। आई एम ग्लैड इट रैप्ड अप। एंड जगह जगह यूट्यूब पे मैंने कमेंट्स देखे कि बिग अपलॉज फॉर ऑल पीपल, उनके सब्र की, पेशेंस के लिए बहुत बड़ी कंग्रेट्स टू द पेशेंट पीपल हु वॉच्ड ऑल एपिसोड्स। वाकई कंग्रेट्स टू मी। मैंने बिरयानी के सारे एपिसोड देखे। बिरयानी के सारे एपिसोड मैंने क्यों देखे? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था एंड में होगा क्या। एंड में हुई निसा और मीरान की शादी, लेकिन कैसे हुई, वो ट्विस्ट जो थे वो इतने इम्पैक्टफुल नहीं थे। जैसे कि निसा ने राशिद को कैसे अपनी ज़िंदगी से निकाला, एकदम से बहुत बड़ा गुनाह हो गया। हालांकि राशिद पहले भी तरह तरह से निसा पे थोड़ा सा स्पाई करता था, उससे सवाल जवाब करता था, लेकिन अब बहुत बुरी बात हो गई कि फ़ेक यूनिवर्सिटी का पास लेके राशिद निसा पे स्पाई कर रहे थे। इतनी गुस्से की बात हो गई कि निसा की माँ ने कहा कि तनवीर के अब्बू की तरह आपके मुँह पर नहीं मार रहे, लेकिन आपकी अंगूठी वापस दे रहे हैं। तो मतलब पूरी फैमिली इतना गुस्सा हो गई बात पे कि ट्रस्ट नहीं थी तो ये रिश्ता नहीं बन सकता। जिस रिश्ते में शक आ जाए वो रिश्ता वीक हो जाता है बेसिकली। यूं मंगनी टूटी इतने आराम से, एक आदमी जिसे निसा ने लिटरली एज अ रीबाउंड यूज़ किया, उसे ईवल बना के कहानी से निकाल दिया, क्योंकि निसा और मीरान को साथ होना था। फिर वो जो सारा सीन जो वो माहीन के अब्बू के घर जाता है मीरान, हम इतनी देर तक तो मीरान को गाड़ी चलाते हुए देखते रहते हैं, और वो सिर्फ तुम वाला गाना। आई मीन प्लीज़, यू नो, गिव अस सम क्रेडिट। वी नो जब स्टोरी खिंच रही है, वो मीरान की ड्राइविंग का लंबा चौड़ा सीन इसीलिए है कि स्टोरी को मज़ीद खिंचना है। इसी तरह मल्टीपल फ्लैशबैक्स। स्पेयर अस दैट। बिरयानी वाज टू गुड फॉर दैट, बट दे वर देयर, एंड आई फील दैट द एक्टर्स रियली पुट इन देयर हार्ट इनटू दिस ड्रामा। सरफत गिलानी की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है, और खुशहाल खान और रमशा खान तो दे आर शाइनिंग इन दिस ड्रामा एज इंडिविजुअल एक्टर्स and as an on-screen pair. The chemistry is amazing, the acting is great. I think रमशा खान इतनी ट्रांसफॉर्म हुई है, एक बिल्कुल न्यू लुक और एक न्यू पर्सोना मिला है निसा के थ्रू हमें रमशा का। एंड येट एक्टर्स जितनी भी मेहनत करें, जावेद रज़ी साहब, लैला वास्ती, सब ही एक्टर्स इतने अच्छे, लेकिन कहानी मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि बिरयानी ऐसा हो जाएगा एंड में। फिर इतनी लंबी स्पीच निसा की कि मैं तुमसे दूर नहीं हो सकती थी, मैं तुम्हें गुल से भी दूर नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं पा रही थी, मैं तुम्हें बुलाना चाहती थी, बारिश में, अंधेरी रात में, लाइटनिंग हो रही है। अगर ड्रामे का शुरू पिछले कुछ एपिसोड स्ट्रॉन्ग होते तो हमें बहुत रोमांटिक सेटिंग लगती, लेकिन यहाँ वी वर लाइक ओके। उसके बाद गुल महर ने अपने ससुर को बताया कि मैं बाउंड थी, मुझे आप लोग औरतों को बांध के रख देते हैं, उन्हें ज़िम्मेदारियाँ दे देते हैं और आदमी निकल जाते हैं अपनी ज़िम्मेदारियों को छोड़ छाड़। ये बात वो बताती है, फ्यूडल माइंडसेट को कॉन्टेस्ट करती है। एंड देन ससुर कहते हैं कि हाँ, तुमने शमसी साहब के साथ मीरान और निसा को पैर कराया, और व्लॉगर से तुमने जान के वो वीडियो वायरल कराई। व्लॉगर से जो वीडियो वायरल कराई उसमें गुलमहर ने ये भी कहा ना कि वो मेरे बारे में ऐसे पॉजिटिव था जैसे एक बच्चा अपनी माँ के बारे में होता है, हमारे मियाँ बीवी का रिश्ता बना ही नहीं। ये बात उसने क्लियर कर दी अपने ससुर से, और अब गुलमहर एक स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही है या एडमिन में है। शी इज़ बेसिकली
working with children, which is something that she's always loved. And यहाँ पे I liked how सरवत's appearance, styling was different. तो अब क्योंकि वो मीरान की बीवी होने के टैग से हट गई है, उस घर की बहू होने का बर्डन नहीं है उस पर, तो वो शी इज़ इन वेयरिंग एनी मेकअप, शी इज़ वेयरिंग टाइड अप हर हेयर एंड जस्ट गोइंग अबाउट हर लाइफ टोटली रिलैक्स. यू फील दैट कि गुलमहर फाइनली रिलैक्स हो गई, लेकिन उसका नाम मिसेस गुलमहर मीरान है. तो बहरहाल गुलमहर अभी भी मीरान की बीवी है. ये क्यों? वाई वॉजंट शी फ्रीड फ्रॉम दिस मैरिज? बिरयानी को इतना खींचा, उस बिरयानी की ऐसी खिचड़ी बनी कि आप यू लॉस्ट इंटरेस्ट. जहाँ आप निसा और मीरान की केमिस्ट्री की इतनी आपने बात की और इतना आपने इन्जॉय किया, वहाँ पे आप कहते हैं ठीक है अच्छा साथ हैं क्या करें. सो रियली परफॉर्मेंसेस वर ग्रेट, बट आई थिंक द नैरेटिव रियली फेल वीक इन बिरयानी एंड आई एम रियली डिसअपॉइंटेड. मैंने नहीं सोचा था कि ड्रामा ऐसे ख़त्म होगा. 1 out of 5. पामाल एपिसोड 19 और 20, और पामाल इतना सैड था, इतना दिल को हिलाने वाला था कि आई थिंक ट्रिगर वार्निंग के साथ ही आ जाता कि पीपल विद वीक हार्ट्स शुड परहैप्स नॉट वॉच दिस, बिकॉज इट वाज वेरी सैड, बिकॉज इट वाज वेरी क्लोज टू रियलिटी. तो बड़े ब्रूटली डॉक्टर रज़ा को मुंह पे कह देता है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है जीने का, आपका लिवर कैंसर लास्ट स्टेज पे है, आपका कैंसर फैल चुका है. हाउ स्कैरी. एंड ये है वैसे मेडिकल साइंस में आजकल ये एक है तरीका कि पेशेंट से छुपाते नहीं हैं, मुंह पे कह देते हैं, लेकिन बहुत बार एक मर्जी समझी जाती है कि पेशेंट की फैमिली को पहले बता देते हैं और बाद में पेशेंट को कहते हैं. यहाँ रज़ा को कहा जाता है बेचारा, यू कैन फील यू कैन फील दैट ही स्कैर्ड. कहता भी है वो मलका से एक पॉइंट पे कि मैं सोचता था कि कब्र में कैसा होता होगा अकेले बग़ैर किसी के, ज़मीन के नीचे. तो ये ख़्याल आता है किसी को भी, अगर वैसे तो ये ख़्याल हम सबको हर वक्त आना चाहिए, लेकिन जब ऐसी कोई डिज़ीज़ होती है तो इंसान को ये ख़्याल आता है. और इतना ट्रू टू रियलिटी. लेकिन रज़ा जो है उसे एक फ़िक्र है कि उसने मलिका को ख़ुद एतमाद नहीं बनाया, इंडिपेंडेंट नहीं बनाया, और अब उसे अपने पीछे अपनी बीवी और बेटी को ऐसा छोड़ना है कि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके, किसी के मोहताज ना हो. वो कहता है मलिका से, वो भी कहता है पहले जैसी मलिका बन जाओ. बड़ा आसान है कहना, लेकिन बहरहाल वो कहता है कि पहले जैसी मलिका बन जाओ. फिर वो कोशिश करता है उसे सिखाने की. बट द पेन दैट ही गोज़ थ्रू. उस्मान मुख्तार की एक्टिंग, तो एक तो वो मेकअप ऐसा किया हुआ है कि वाकई वो लग रहा है कि वो बीमार है, बहुत बीमार है, तकलीफ़ में है, एक आदमी अंदर से तकलीफ़ में जकड़ा हुआ है. एंड देन जस्ट हिज एक्टिंग ओवरऑल इट्स वेरी नेचुरल एंड ऐसी है कि दिल दुख जाता है. अच्छा, शुरू में डिनायल होता है, ये कहता है रज़ा मलिका से कि मुझे देख के लगता है कि मुझे कैंसर है, कि मुझे हो सकता है कैंसर, मुझे देख के लगता है. ये डिनायल, एनी वन हु हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ लव्ड वन गोइंग थ्रू कैंसर, like I have somebody very close to me who was very young, got diagnosed with cancer, liver cancer. In fact उन्हें 15 दिन मिले थे. एंड यही होता है फर्स्ट जो रिएक्शन, यही होता है कि मुझे कैसे हो सकता है, मैं तो यंग हूँ, मैं तो हेल्दी हूँ, ये कैसे हो सकता है. लेकिन ये हो जाता है जब रज़ा ने सबका इट हिट सो हार्ड. एंड आई थिंक बहुत से लोगों को ये जंजबील आसिम ने इतनी अच्छी कहानी, इतनी ट्रू टू रियलिटी लिखी है. वाकई इंसान यही बातें करता है ऐसी सिचुएशंस में. अच्छा, फिर कहानी, ये तो खैर बहुत ही सैड पार्ट्स थे. एंड फिर बेटी का रोना, बेटी को कहना बाबा आप मुझे कहीं छोड़ के तो नहीं जाएंगे. आप बेटी को भी कुछ बच्ची छोटी तो है, लेकिन उसे कुछ डर लग रहा है कि बाप इतना बीमार है, कुछ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, माँ हर जगह रो रही है. तो वहाँ भी वो किस तरह अपनी बेटी से बात करता है, जिसकी शक्ल पे एक्सप्रेशंस होते हैं. एंड देन मलिका से कहता है कि अब तुम्हारे ड्राइविंग लेसन होंगे, अब तुम चेक साइन करोगी. तो वो कहती है कि काश जब अच्छे वक्तों में आप मुझे ये सब करा रहे हो तो मुझे कितना अच्छा लगता. तो वो यही कहता है कि अच्छे वक्त में अक्सर इंसान को अकल नहीं होती. उससे सिखाता है, ड्राइविंग लेसन कराता है. जब वो गाड़ी मार देती है तो वो कहता है तुमने मुझे फ़ोन नहीं करना चाहिए था, तुम एक बाख्तियार ज़िम्मेदार खातून हो, मुझे कॉल नहीं करना चाहिए था. उसे ट्रेन कर रहा है कि डोंट टर्न टू मी बिकॉज आई वोंट बी देयर. बार बार कहता भी है ना कि कुछ दिनों बाद मैं चला जाऊंगा. अ ब्रेव मैन, ही इज़ अ वेरी ब्रेव मैन एंड आई थिंक ही हैज़ टू बी ब्रेव बिकॉज उसने बीवी को कभी ब्रेव होने ही नहीं दिया, मजबूत होने ही नहीं दिया. तो जाहिर है अब क्या वो कर रही है, अब वो उसके बस कंधे पे सर रख के रोई जा रही है. I mean, he has to be the strong one here because despite the fact that he's the one in pain, he's the one who's dying. उसने गाइड करना है अपनी फैमिली को, इक्विप करना है तमाम चीज़ों से जाने से पहले. तो अब वो ये सब कर रहा है. कितना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है, कितना रियल नैरेटिव है कि रज़ा हमें बहुत बुरा लगता था शुरू में. हम कहते थे रज़ा विलन है, रज़ा टॉक्सिक हस्बैंड है, रज़ा नार्सिसिस्ट है. और अब
रज़ा ही पे आपको तरस आ रहा है, रज़ा के लिए ही आप फ़ील कर रहे हैं। इट्स वेरी रियलिटी ड्रिवन। मलका जो है वो इतनी वीक है, आप ये देखते हैं कि बार-बार रज़ा डॉक्टर्स के पास जा रहा है, डॉक्टर्स उसे बुरी से बुरी खबरें दिए जा रहे हैं, नहीं जी कोई इलाज नहीं हो सकता, नहीं जी ये नहीं हो सकता, नहीं जी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। अकेले जा रहा है डॉक्टर्स के पास, जा के बात कर रहा है। ये तक नहीं है कि मलका साथ जाए। यूजुअली अमूमन कोई बीमार होता है तो बीवी साथ जाती है, या बहन या भाई कोई साथ जाता है। ये आदमी बेचारा इन द लास्ट स्टेजेस ऑफ लिवर कैंसर, ऑल्सो इन पेन, वो अकेले जा रहे हैं। मलिका को इतना भी क्या उसने इंडिपेंडेंट नहीं किया, या फिर वो हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, तो अब इस ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पे भी वो स्ट्रॉन्ग है। वो मलिका को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है, लेकिन वो अपनी वीकनेसेस उस पर नहीं डालना चाह रहा। यू एनालाइज ऑल दिस एंड ये सब सबा कमर तो है ही एक्सेप्शनल। उन्हें तो कोई रोल दो तो भी, मैंने अभी केस नंबर 9 के रिव्यू में भी कहा, उन्हें कोई भी रोल दो तो शी जस्ट एब्जॉर्ब्स इट और वो वही कैरेक्टर बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो थे एपिसोड्स, दीज वर उस्मान मुख्तार्स, द पेन, द टॉर्चर दैट ही इज़ गोइंग थ्रू, द प्रेशर, आगे की जो फ़िक्र है, अपनी बेटी की फ़िक्र है कि मेरी बेटी को का बहुत ख़्याल रखना। बापों के बग़ैर बेटियां बहुत हसास हो जाती हैं। इससे दिल को लगने वाली बातें हैं। आप तो रो के देखते हैं पामाल, वेरी सैड लेकिन वेरी रियल ऑल्सो। ज़िंदगी ऐसी है। एक लाइन जो आई थिंक हम सब ने बहुत नोट की वो ये थी कि मलिका की माँ ने कहा, सारी ज़िंदगी मैं पछताती रही कि काश मैं अपने आप को इतना काबिल बना लेती कि तुम्हारे बाप के जाने के बाद किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़ते, किसी की मोहताजी ना होती। और अफ़सोस कि तुम्हारी भी अब वही किस्मत हुई जो तुम्हारी माँ की है। तो जब आपने पूरी उम्र ये अफ़सोस किया कि मैं किसी की मोहताज हो गई, मैं इतनी काबिल नहीं थी कि ख़ुद अपना ख़्याल कर सकूं, तो आपने अपनी बेटी को क्यों नहीं बनाया फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? उसे क्यों नहीं कॉन्फिडेंस सिखाया? उसको तो शुरू से आखिर तक यही कहती रही, मियाँ की बात मानो, जो वो कह रहा है कर लो, चुप करके बैठो, सबड्यूड रहो, जो वो कह रहा है कर लो। तो ये एक मलिका की माँ जो है, बट शी इज़ अ गुड वुमन, शी इज़ अ सिंपल वुमन, शी इज़ अ वुमन हुज़ हैड अ टफ लाइफ। फिर भी और कहीं कहीं तो बहुत ही बुरा एडवाइस देती है मलिका को। इन्होंने मुख्तलिफ मोड़ों पे बहुत बुरे एडवाइस दिए, लेकिन डीप डाउन शी इज़ जस्ट अ गुड वुमन। रोती हैं, सॉफ्ट हैं, अपनी बेटी के लिए रोती हैं। एंड बहुत सैड था, बर्थडे पार्टी बच्ची की, बाहर खेल कूद हो रहा है, बाप अंदर बीमार है, एंड फैबुलस मामाल जस्ट मेक्स यू क्राई सो मच। एंड बट दैट्स हाउ लाइफ इज़, एंड इट्स डन अ रिमार्केबल जॉब ऑफ शोइंग अस कि हाँ ज़िंदगी में यही मोड़ होते हैं। और फिर बॉटम लाइन मैसेज बार बार आपको नज़र आता है कि हर इंसान को, मर्द और औरत को, खुद एतमाद होना ज़रूरी है, ख़ुद के लिए खड़ा होना आना ज़रूरी है, मजबूत होना ज़रूरी है। ये नहीं कि औरत है तो उसको उसका मियाँ ही ख्याल करे, बिल्कुल करे, लेकिन उसको भी काम आने ज़रूरी है, उसको भी बाहर निकल के दुनिया का सामना आना ज़रूरी है। आई होप एवरीबडी इज़ वॉचिंग इट, स्पेशली द मैन हु आर वॉचिंग इट, अंडरस्टैंड इट, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। 5 out of 5। मेरी ज़िंदगी है तू, एपिसोड 9 and 10। एपिसोड 10 वेरी रोमांटिक सीन एंड आई थिंक इट हैड ऑल ऑफ अस स्माइलिंग। और हाँ बिल्कुल आपका हीरो शुरू के 2 एपिसोड में तो बहुत टॉक्सिक था, लेकिन अब क्या करें, काम्या और आयरा जब स्क्रीन पे साथ होते हैं, द केमिस्ट्री, द फायरवर्क्स, द एक्टर्स, द एक्टिंग देयर, यू आर जस्ट ड्रॉन टू इट। बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर इतने अच्छे एक्टर्स हैं। ये कैरेक्टर्स इनके फ्लॉड हैं बिल्कुल। कहानी में आपको शुरू में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स लगी, पॉलिटिकली इनकरेक्ट कहानी है, लेकिन इतनी अच्छी एक्टिंग है। वो जो एक सीन था मेडिकल एग्ज़ाम वाला सीन, कंट्रोवर्शियल सीन, चले वैसे तो वो आगे था, लेकिन उसी की बात करते हैं कि आयरा जो है वो एग्ज़ाम दे रही है और उसको शी इज़ डे ड्रीमिंग अबाउट काम्यार, एंड दैट सीन इट इज़ सो रोमांटिक, दे आर बोथ लुकिंग सो गॉर्जियस। अच्छा, एंड काम्यार इज स्माइलिंग एट हर, ही इज़ इन लव विद हर, एंड शी इज़ कन्फ्यूज, शी इज़ वाइड आइड एंड शी कांट टेक हर आइज अवे फ्रॉम हिम, शी इज़ वाइड आइड, शी इज़ वेरी कन्फ्यूज कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। अफसोस ये सारी डे ड्रीम मुझसे एग्ज़ाम्स के दौरान आई। पहले इतने दिनों से काम्यार के बारे में सोची थी, पढ़ते पढ़ते ही सोच लेती, हुआ एग्ज़ाम के दौरान, अफसोस ये उससे। तो खैर वो द केमिस्ट्री देयर, दे आर फाइन एक्टर्स। और बिलाल अब्बास खान, हानिया आमिर इस ड्रामे को लेके जो चले हैं, या आई नो दैट ही इज़ अ टॉक्सिक हीरो, बट अब आप सोचने लगे कि क्या ये वाकई टॉक्सिक है। अब वो एक पॉइंट पे कहते हैं ना, काम्यार इश्तियाक से कहते हैं कि मुझे दुनियादारी नहीं आती, लड़की को पसंद करता हूँ तो उसे ऐसे पसंद किया कि तंग होने लगी, वो तंग होती थी, मैं तंग करता था, तकलीफ़ बन गई थी, मैंने उसे तकलीफ़ देनी शुरू कर दी थी जस्ट बिकॉज आई लाइक्ड हर। तो ये आप सोचते कि हाँ वाकई काम्यार क्या इतना भोला था कि उसे दुनियादारी नहीं आती थी। तो वो जो आयरा को स्टॉक कर रहा था, वो समझ रहा था कि वो प्यार दिखा रहा है, क्या उसे नहीं पता था? यानी कि उसने वो सारे ड्रामे, वो फिल्में नहीं देखी थी बचपन में। वैसे तो वो बड़ा मॉडर्न डे आदमी है, उसने घर में सारी अप्लाइंसेस हैं, फ़ोन है, अच्छा सब कुछ है, बट शायद उसने ना देखा हो वो कहानियाँ जिसमें
गाड़ी जो जलाता है वो बुरा आदमी होता है, लड़की को स्टॉक करता है वो क्रिमिनल होता है। तो वो दुनियादारी उसे नहीं आती थी, तो वो तो सिर्फ आयरा को पसंद करता था, लेकिन वो उसने ओवरडू कर लिया और अब कामयाब ये रियलाइज़ कर रहा है। तो आप सोचते कि हाँ शायद वाकई ये दिल का अच्छा हो, बस इसका तरीका शुरू में गलत हो। लेकिन साथ साथ एक डर लगता है, एक डर लगता है कि क्या कामयाब वाकई अच्छा है। आपके दिमाग में आता है कि होपफुली यू वांट दिस लव स्टोरी टू बी अ स्वीट लव स्टोरी, दे लुक सो स्वीट टुगेदर एंड वो केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, सो यू वांट कि कामयाब और आयरा एक साथ हो जाए। और कामयाब जो बदला बदला हो रहा है, जो ऑफिस में काम कर रहा है, गलत काम नहीं कर रहा, पार्टिंग भी छोड़ दी, सब बुरी आदतें छोड़ दी, शायद वो वाकई अच्छा हो जाए और ये एक हैप्पीली एवर आफ्टर हो। लेकिन ये तो नहीं होगा। आई होप ये वो कहानी ना हो जो कि जब लड़के को लड़की मिल जाए तो वो कहे कि हाँ हाँ मुझे तो तुम चाहिए नहीं, तुमने मुझे थप्पड़ मारे तो उसका बदला। ये हमने देखे हैं ऐसे ड्रामे। आई होप मेरी ज़िंदगी है तो ऐसा ड्रामा ना हो। बड़ा मुझे एक दिल में डर आ रहा है, क्योंकि ऐसे डिफ़िकल्ट वॉचेस हमने इंड्योर की नहीं है पहले, हमने ये ड्रामे देखे हैं। आई होप इट्स नॉट लाइक दैट। आई एम होपिंग फॉर अ गुड लव स्टोरी और आहिस्ता आहिस्ता कामयाब अच्छा लग रहा है। अच्छा, आयरा जो ये डे ड्रीम करती है, वैसे आप सोचें मेडिकल स्टूडेंट के लिए कितनी डेंजरस बात है। आई मीन शी इज़ ट्रेनिंग टू बी अ डॉक्टर। अगर ऑपरेशन के दौरान वो कामयाब के बारे में डे ड्रीम करने लगे, दैट इज़ वेरी वेरी रिस्की। शी हैज़ टू गेट आउट ऑफ द सिस्टम। जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं वो जो बातें करते हैं वो कभी कभी मुझे स्टूपिड लग रही होती हैं। जैसे कि जो उसकी फ्रेंड है वो कहती है कि मज़ा नहीं आ रहा खिड़की से बाहर देखने में, और क्योंकि अब कामयाब इतने दिनों से नहीं आया। बहन इसे सुकून नहीं कहते, बोरियत बोलते हैं। तो दोस्त को कामयाब का आना एक्साइटिंग लगता था, बोरियत नहीं लगती। फिर जी इश्तियाक कहता है कामयाब बुरा थोड़ी था, कामयाब सिर्फ बेवकूफ़ था और हम मर्दों को सिखाया नहीं जाता कि औरतों के साथ कैसे बिहेव करना है। कई बार लाइन क्रॉस हो जाती है, कामयाब को इस बात का एहसास हो गया है। तो ये इश्तियाक ने कामयाब की असेसमेंट दी। फिर जो है फलक, जो उसकी बहन, वो कहती है तुम्हें थप्पड़ टू मच था, दिल का वो अच्छा है, मुझे लगता है वो बिल्कुल बदल गया है। और बार बार उससे कहती है कि तुम कामयाब के बारे में सोच रही हो, तो हिंट करिए, शी इज़ नचिंग हर इन दैट डायरेक्शन। तो ये जो पूरी फैमिली है ये, और हाँ बहन एक और बहुत ही बेवकूफ़ी की बात करती है, कहती है कि उसने गाड़ी जलाई तो उसने जाके पुलिस में भी तो उसी ने कंप्लेन की, और उसने मंगनी को जब ख़राब किया तो उसने मंगनी को सही भी तो उसे नहीं किया। यानी कि वो अगर आयरा को थप्पड़ मारेगा और बाद में सॉरी कहेगा, यू इमेजिन व्हाट शी इज़ सेइंग। उसने गाड़ी जलाई थी और क्योंकि उसके बाद उसने पुलिस स्टेशन चला गया, वो आदमी प्रॉब्लमेटिक था तो वो उसकी माफ़ी हो गई। इट डज़ नॉट मेक सेंस, द स्क्रिप्ट नीड्स टू बी स्ट्रॉन्गर। एंड कुछ डायलॉग्स हटा देते तो बेहतर था, क्योंकि उनसे कहानी वीक पड़ती है। तो अब ये जो बहन है, अच्छा आयरा को लेकिन ये सब बातें सेंसिबल लग रही हूँ, बार बार कुछ हिल जाती कि हाँ कहीं मेरी बहन ठीक तो नहीं कह रही। यू कैन फील इट बिकॉज नाउ शी इज़ मिसिंग हिम, नाउ शी इज़ मिसिंग सीइंग हिम एवरी डे, शी इज़ मिसिंग द अटेंशन एंड शी इज़ वंडरिंग इफ शी इज़ फॉलन इन लव विद हिम। जब उसकी बहन कहती है कि अब वो नहीं नज़र आ रहा, जैसे ज़िंदगी कामयाब से पहले थी वैसे हो गई, तो वो एक अनकन्विंस सा नोट करती है कि हाँ शायद। तो शी इज़ मिसिंग हिम, यू कैन टेल दैट शी इज़ फॉलन इन लव विद हिम। बट ये सब जो लोग हैं जो तरीका बताते हैं, कामयाब को डिफेंड जिस तरीके से करते हैं, वो कभी कभी बहुत डम स्टेटमेंट्स होती हैं, मुझे वो समझ नहीं आती। और एक पॉइंट पे आयरा बहन को बीच हाथ उठाती भी है कि मुझे उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, तो यू रियलाइज़ कि शी इज़ रिग्रेटिंग इट, शी इज़ प्रॉब्ली थिंकिंग कि नहीं मैंने गलत किया, उसके साथ गलत किया। शादी फलक और इश्तियाक की बहुत खूबसूरत थी। आई लाइक दैट दे लुक वेरी गुड टुगेदर ऑल्सो, मेहर जाफरी एंड फवाद खान एंड एक स्वीट सा कपल है, एक पूरा ट्रैक है उनका। आई लाइक दैट। तो जब कामयार को इश्तियाक ने मंगनी पे बुलाया और वो नहीं आया, तो वो बाप ने कहा, आयरा के बाप ने, कि क्यों बुलाया था इश्तियाक ने उसे। तो वो कहती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी मंगनी की, वो कामयाब ने तो जाके क्लियर की थी इश्तियाक के पेरेंट्स के बाद। ये नहीं बताया कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई भी कामयाब की वजह से थी। क्या है ये, आयरा की बहन तो डॉक्टर है और काफ़ी मैच्योर, सपोजिडली अच्छी रिस्पॉन्सिबल बड़ी बेटी है, ये ऐसी आधी कन्विंसिंग स्टेटमेंट्स क्यों देती है? यहाँ आई विश कहानी इसी तरह जा सकती थी कि आयरा इज़ फॉलिंग इन लव विद हिम स्लोली, बट कहीं कहीं आयरा की बहन को ऐसी स्टेटमेंट्स दे दी हैं जो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। दूसरी तरफ आयरा के बाप हैं अली खान, केटरर्स को ढूंढ रहे हैं, बेटी की शादी हो रही है उस पर सैड हो रहे हैं, फ़ोन आ रहा है लड़के वालों का, उनसे बात कर रहे हैं। वैसे तो वो डॉक्टर हैं। अच्छा, मैं ये सोचती नहीं, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं इस ड्रामे में डॉक्टर हूँ, लेकिन कहीं भी मुझे दिखाया नहीं हॉस्पिटल में। तो हाँ भाई, ये एक डॉक्टर हैं, आयरा के बाप डॉक्टर हैं, याद रहे। लेकिन इस ड्रामे में केटरर्स से बात कर रहे हैं और अपनी
बेटियों के सीक्रेट एडमायरर्स, स्टॉकर्स से डील कर रहे हैं, कभी उन्हें डांटते हैं, कभी उन्हें लड़ते हैं, कभी परेशान होते हैं। सो वी हैव दैट। अच्छा, एक कामयाब की ट्रांसफॉर्मेशन की भी तो बात करनी चाहिए। तो एक लड़का जो कभी ऑफिस नहीं जाता था, जो शाम के 4 बजे सो के उठता था, जो पार्टिंग करता था, ड्रग्स, अल्कोहल अब्यूज़, सिगरेट्स एंड रैंडम गर्लफ्रेंड्स, ठीक है, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी बुराइयाँ थीं। वो ऑफिस गया, ऑफिस जाते ही उसे सब समझ आ गया। 9 बजे तक बैठता रहता है, काम करता रहता है, यूनियन वालों से वो डील करता है, फॉरेन कस्टमर को वो कन्विंस करता है, उसे सब आ गया ऐसे 1 मिनट में। ही गॉट इट। तो वो चेयरमैन बन गया और उसे सब लाखों करोड़ों की बिजनेस जो थी, एक मेगा बिजनेस है, उसको डील करना उसे ओवरनाइट आ गया। अगेन मेक इट रियलिस्टिक। आई मीन या यू नो, मेरी ज़िंदगी है तू में जो भी आपको कुछ चीज़ें समझ आए ना आए, आप देखेंगे। यू लव द लीड एक्टर्स बिलाल अब्बास खान एंड हानिया आमिर। आई लव द केमिस्ट्री टुगेदर एंड दे आर सच गुड परफॉर्मर्स, सो यू विल वॉच इट, बट यू विल एन्जॉय वॉचिंग इट अ बिट मोर अगर आप कहें कि कहानी में इतने होल्स नहीं हैं, डायलॉग्स कहीं कहीं वीक हैं। आई होप कि एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस थोड़ी वीकनेस कम हो जाए, बट यू नेवर नो। कामयार का जो अपनी माँ को समझाना था कि आयरा ही है मेरी ज़िंदगी में, उसने मेरे दिल के तार छेड़ दिए, नहीं दिल में जगह कर ली है और मेरा उससे राब्ता नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, ताल्लुक़ बस हो जाता है। तो वो अपनी माँ को बता रहे आई एम इन लव विद हर, मैं फारिया से शादी नहीं करूँगा। आयरा और फारिया के रोल्स लॉट्स ऑफ फन, वो जिस तरह दोनों की आपस में क्लैश होती है, दोज आर लाइक गर्ल फाइट्स, कैट फाइट्स, आई थिंक और भी आने वाली हैं, सो वी enjoy those. There's a lot that's enjoyable in मेरी ज़िंदगी है too, but it definitely could have been better. 4 out of 5. That's it for this time. Let me know if you agree or disagree with the reviews. Till next time.